वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मार्ट 01। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा भाग 2 की पाठ्यवस्तु के विश्लेषण के संबंध में जानकारी देंगे कि बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, किस पाठ्य वस्तु से कितने अंक की सामग्री परीक्षा में आएगी। क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होता कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन से प्रश्न आने हैं, तो हम अध्ययन सामग्री विस्तृत है और सभी का अध्ययन करना और उसे याद रखना ये असंभव है। इसलिए आज हम सबसे पहले जो अध्यापन है उसको आरंभ करने से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि किस पाठ से कौन से प्रकार के प्रश्न आएंगे और वे किससे संबंधित होंगे, इस बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निर्धारित कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा भाग 2 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में सम्मिलित गद्य पद्य पाठों से विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, विश्लेषणात्मक तथा अभिव्यक्ति क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा में प्रश्नों का निर्माण विविध शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे विद्यार्थी केवल पाठ याद ना करे बल्कि उसके भाव, उसके विचार, उसकी भाषा एवं जीवन मूल्यों को भी समझ सके। तो सबसे पहले जिस उद्देश्य से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है और उस उद्देश्य के अनुसार ही उसमें अंक विभाजन किया जाता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा कितने अंकों का निर्धारण किया गया है। तो पहला उद्देश्य है ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों में कवि, लेखक, रचना प्रसंग, पात्र, मूल तथ्यों का परीक्षण किया जाता है। यानी प्रश्न का संबंध किससे होगा, या तो किसी कवि के बारे में, लेखक के बारे में, रचना के बारे में, या रचना के प्रसंग के बारे में, या उसमें आए हुए पात्रों से संबंधित, या कोई मूल तथ्य देकर जो प्रश्न किए जाएंगे वो सभी प्रश्न ज्ञान से संबंधित होते हैं। ये 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पुस्तक से एक एक अंक के 4 ये प्रश्न होंगे और कुल अंक 4 इनके लिए निर्धारित है। यानी ज्ञान से संबंधित आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न किससे संबंधित होंगे, कवि, लेखक, रचना, प्रसंग, पात्र और मूल तथ्यों से संबंधित ये प्रश्न होंगे। अब नेक्स्ट जब हम चलते हैं कि दूसरा उद्देश्य क्या है, तो दूसरा उद्देश्य अवबोध, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं कि आप उस रचना को पढ़ने के बाद कितना समझ पाए हो, ये अवबोध के अंतर्गत आता है। अवबोध से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, इसमें विषय वस्तु को विद्यार्थी समझें, उसका भावार्थ स्पष्ट करने की क्षमता हो, इसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी कोई पंक्ति दे दी, उस पंक्ति का भावार्थ क्या है, उससे क्या शिक्षा मिलती है, ये प्रश्न होते हैं अवबोध से संबंधित। ऐसे आपके 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, विकल्पात्मक नहीं, लघुत्तरात्मक यानी छोटे उत्तर वाले प्रश्न। इनके लिए प्रति प्रश्न 2 अंक निर्धारित किया गया है। यानी कुल आपसे 6 अंक के अवबोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें विषय वस्तु को समझने और भावार्थ स्पष्ट करने से संबंधित विद्यार्थी की क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। तो आपको यह समझ आ गया होगा, ज्ञान के लिए 4 अंक निर्धारित थे, जबकि जो अवबोध है उसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए। अब इसमें प्रश्न भी आपके समझ आ गए कि अवबोध से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ज्ञान उपयोग यानी एप्लीकेशन, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे। इस खंड में विद्यार्थियों से सीखी गई जानकारी का व्यवहारिक और सृजनात्मक उपयोग अपेक्षित होता है। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पाठों के संदेश, यानी कोई पाठ है, कोई रचना है जो आपकी पुस्तक में संकलित है, उससे क्या संदेश मिलता है, किस जीवन मूल्य को वो दृढ़ करती है, उसका सामाजिक संदर्भ क्या है, और साहित्यिक विशेषताएं आदि से संबंधित ज्ञान उपयोग के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें जो प्रश्न है वो एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होगा, यानी थोड़ा बड़ा, निबंधात्मक से छोटा, जबकि लघुत्तरात्मक से थोड़ा बड़ा
और इसके लिए 3 अंक निर्धारित है। इसके अलावा 2 प्रश्न निबंधात्मक पूछे जाएंगे जिनके लिए 5-5 अंक निर्धारित है, यानी कुल 13 अंक का ज्ञान उपयोग होगा। यानी ज्ञान उपयोग का थोड़ा वेटेज ज्यादा है। तो हमें सबसे पहले सभी पाठों से मिलने वाले संदेश, जीवन मूल्य, उसका सामाजिक संदर्भ और उसकी साहित्यिक विशेषताओं को जानना परम आवश्यक है। तो आपको पता लग गया होगा कि ज्ञान उपयोग से संबंधित 4 प्रश्न हमारे यहाँ पूछे जाएंगे, जिनमें 2 निबंधात्मक होंगे और 3 दीर्घोत्तरात्मक होंगे। निबंधात्मक के लिए 5-5 अंक निर्धारित हैं, जबकि दीर्घोत्तरात्मक के लिए 3 अंक निर्धारित होंगे। अब नेक्स्ट उद्देश्य की ओर चलते हैं, कौशल यानी स्किल। स्किल से संबंधित प्रश्न भी आपके यहाँ पूछे जाएंगे और इसमें क्या पूछा जाएगा? भाषा शैली, अभिव्यक्ति, व्याख्या और प्रस्तुतिकरण का कौशल इसमें होगा। इससे 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से कुल 4 अंक के प्रश्न कौशल से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। यानी आप समझ चुके होंगे कि कौशल के लिए 4 अंक का वेटेज निर्धारित है, जिसमें भाषा शैली, अभिव्यक्ति, व्याख्या और प्रस्तुतिकरण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पर हम चलते हैं विश्लेषण से संबंधित, यानी एक उद्देश्य और आता है विश्लेषण यानी एनालिसिस। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि इन प्रश्नों में विद्यार्थियों के चिंतन, तुलना, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे 2 रचनाएं हैं, उन दोनों रचनाओं को देकर उनके बीच में क्या तुलना करवाई जा सकती है, या किसी रचना के बारे में विद्यार्थी क्या चिंतन करता है, ये सारी चीजें एनालिसिस करने का विद्यार्थी में क्षमता है या नहीं है, इसके मूल्यांकन के लिए विश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो 2 अंक का होगा और 1 दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो 3 अंक का होगा। यानी विश्लेषण से संबंधित जो कुल अंक बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो 5 अंक हैं। तो आपको विश्लेषण के बारे में भी पता लग गया। नेक्स्ट, यहां तक हमने टोटल देखा, तो इस तरीके से हमारा जो पूरा देखे तो टोटल इसमें से हमारे 4 अंक के ज्ञान से संबंधित, 6 अंक के अवबोध से संबंधित, 13 अंक के ज्ञान उपयोग से संबंधित, 4 अंक के कौशल से संबंधित और 5 अंक के विश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम थोड़ा सा पुस्तक पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर पुस्तक में क्या है। तो जैसे ही हम पुस्तक खोलते हैं तो पुस्तक में हमको सबसे पहले पद्य खंड दिखाई देता है। पद्य खंड में आधुनिक एवं प्राचीन दोनों प्रकार की कविताएं सम्मिलित हैं। इन पाठों से मुख्यतः भावार्थ, काव्य सौंदर्य, भाषा शैली, जीवन दर्शन और सामाजिक चेतना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आधुनिक काव्य लिए गए हैं, जिनमें पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा अज्ञेय, चौथा केदारनाथ सिंह और 5वां रघुवीर शाह। ये आधुनिक काल के लेखक हैं। इसके अलावा प्राचीन काल की हम बात करें तो इसमें तुलसीदास, 2 मलिक मोहम्मद जायसी, 3 विद्यापति और 4 घनानंद, ये 4 प्राचीन कवि लिए गए हैं। इस तरह पद्य पाठ में कुल 9 आपके लेखकों की रचनाएं लगी हुई है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो पुस्तक में गद्य खंड आएगा। गद्य खंड में निबंध है, संस्मरण है, व्यंग है, संवाद है, सामाजिक विषयों पर आधारित रचनाएं सम्मिलित की गई है। इन पाठों से लेखक परिचय पूछा जा सकता है, विचारधारा पूछी जा सकती है, भाषा शैली पूछी जा सकती है, संदेश और समसामयिक संदर्भों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ हम देखें कि कौन कौन लिए गए हैं। तो यहाँ पर मुख्य गद्यकार में पहला आता है रामचंद्र शुक्ल, दूसरे पांडे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरे फणीश्वर नाथ रेणु, चौथे भीष्म सायनी, 5वें एसगर वजाहत, 6ठा निर्मल वर्मा, 7वां ममता कालिया और 8वां हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से ये कुल हमारे यहाँ पर 8 जो लेखक हैं वो लिए गए। तो हमने पूरा पुस्तक का ब्लूप्रिंट देख लिया कि किस तरह हमारे इस पुस्तक से कुल 14 प्रश्न आने हैं। 4 बहुविकल्पी प्रश्न, 6 लघु उत्तरात्मक प्रश्न, 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और 2 निबंधात्मक प्रश्न। कुल ये 32 अंक के होंगे। इसलिए इस पुस्तक को गहराई से पढ़ना आवश्यक है। अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप इसमें अच्छे अंक ला सकेंगे। अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, यानी क्या पढ़ना है आपको वो मैं बता देता हूं।
एक तो सभी कवियों और लेखकों का आप संक्षिप्त परिचय अवश्य तैयार करें। परीक्षा से पूर्व हम एक टॉपिक इस तरह का लेंगे, एक वीडियो में सभी कवियों के संक्षिप्त, लेखकों के संक्षिप्त जीवन परिचय को तैयार करके आपको प्रस्तुत कर देंगे। आप भी अपने स्तर पर तैयार कर सकते हैं। नंबर 2, जो प्रत्येक रचना की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उनके भावार्थ लिखना सीखें, साथ में व्याख्या करने का अभ्यास करें। हम ये भी बताएंगे कि व्याख्या किस तरह की जाती है, लेकिन सबसे पहले आपको उस रचना का अर्थ समझना आवश्यक है। व्याख्या तो हम तरीका है एक साथ सिखा देंगे, यानी एक टॉपिक हम व्याख्या कर लेंगे कि व्याख्या किस तरह करें कि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। इसके अलावा एक क्या होता है कि दीर्घोत्तरात्मक और जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, विद्यार्थी उन प्रश्नों के उत्तर सीधे लिख देते हैं, जिससे जो परीक्षक होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो मूल्यांकन करता, उसमें अच्छी तरह सारी बातें नहीं देख पाता और वह नॉर्मल तरीके से औसत उसमें मार्किंग कर देता है। अगर आप दीर्घ और निबंधात्मक प्रश्नों में उत्तर लिखते समय बिंदुवार लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। इसके लिए भी हम प्रत्येक रचना का जब अध्यापन कराएंगे तो उसमें क्या क्या है उन्हें बिंदुवार लिखवाएंगे, जिससे आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ला सकोगे। इसके अलावा गद्य एवं पद्य दोनों खंडों के जो रचनाएं हैं उनसे क्या संदेश दिया गया है, साथ ही किस जीवन मूल्य को प्रतिस्थापित किया गया है, ये दोनों चीज भी हमें देखनी है। इन्हें भी चाहे तो हम हमारे नोट्स में लिख सकते हैं। जैसे ही मैं रचनाओं का अध्ययन करवाऊंगा तो उन रचनाओं में प्रत्येक रचना से प्रमुख संदेश और जीवन मूल्य को अच्छी तरह बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि आप पूरी बुक पढ़ने के बाद, यानी हमारे साथ अध्यापन करें या फिर आप अपने स्तर पर अध्यापन करें। जो परीक्षार्थी ऐसे हैं जो किसी स्कूल से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी कि स्वयं पाठी छात्र है, वो हमसे जुड़कर अच्छी तरह अध्यापन कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी सलाह उनको है कि जब पूर्ण रूप से रचनाओं का अध्यापन कर ले तो पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों का एक बार अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि उनका अभ्यास करने से आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों के बारे में पता लग जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न हमारी रचनाओं से आने वाले हैं। तो मित्रों, यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब आगे हम प्रत्येक रचना से संबंधित सबसे पहले कवि परिचय, उसके बाद रचना का पूरा अध्यापन, फिर उससे संबंधित बहुविकल्पात्मक जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपको कराएंगे, क्योंकि इस तरह करने से बड़े प्रश्नों को याद करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप बहुविकल्पात्मक प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको एक तो रचना के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी और आप इसके द्वारा दीर्घ या निबंधात्मक जो उत्तर हैं उनको आसानी से लिख पाओगे। तो बने रहे हमारे साथ। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना अधिक आप ऐसा करते हैं यानी अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। कुछ बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं तो वो लोग तो इसका लाभ सीधे सीधे ले ही लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्वयं पाठी हैं या मुझसे जुड़े हुए नहीं है या मुझे नहीं जानते हैं। तो हो सके अगर आपके दोस्त है तो आप एक भलाई का काम करें कि उन्हें भी बताएं कि यहाँ पर हमारे निःशुल्क अध्यापन कराया जाता है, तो जिससे सभी इसका लाभ ले सके। क्योंकि एक बात कही गई है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी कि ये सरस्वती का भंडार है, इसको जितना अधिक खर्च करोगे यानी जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करोगे, लोगों तक वितरित करोगे, तो आपके ज्ञान का भंडार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आपसे भी मैं आशा करता हूं कि आप अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, ये केवल 12वीं कक्षा के लिए ही नहीं बल्कि जिस एग्जाम में जैसे सेकंड ग्रेड है, लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर परीक्षा है या कॉलेज लेक्चरर परीक्षा है, उनमें ये रचनाएं लगी हुई है, तो हम चाहेंगे कि उन लोगों तक भी ये रचनाएं पहुंचे ताकि उन्हें भी किसी कोचिंग के चक्कर में या अन्य लूटने वाली जगहों से बचाया जा सके। धन्यवाद, नमस्कार।